तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा, इम्पल्स के बारे में, और इम्पल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए नहीं, और इम्पल्स से पहले और क्या किए थे, और कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम भी किए थे, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। आज जो हम लोग कर रहे हैं तो apparent weight of body, weight of body in lift, ठीक है। apparent weight of body in lift, एक लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट से कभी, लिफ्ट में कभी मूव किया क्या? अच्छा, उस समय तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, नहीं तो जो फेयर मेले में आता है ना, झूला आता है या राइड्स जिसको कहते हो, नहीं, जितना फास्ट तेज मूव करता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, नहीं, क्या रीजन है? तो उसी को कहते हैं अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। लिफ्ट मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही हो और लिफ्ट नीचे आ रही है, तो उसी के अंदर। अच्छा, अपेरेंट वेट क्या होता है? नॉट एक्चुअल। अपेरेंट का मतलब हुआ नॉट एक्चुअल, मतलब वास्तविक नहीं है वो, लेकिन ऐसा हमें फील होता है, ऐसा महसूस होता है, ठीक है ना। किसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, अपेरेंट। जैसे देखो, एक केस लेते हैं हम लोग, यह लिफ्ट है, ठीक है, उसके अंदर कोई बॉडी है, कोई आदमी पर्सन बैठा हुआ, उसका मास कितना है, m है। हम लोग 3 केस ले रहे हैं लिफ्ट का। जब लिफ्ट रेस्ट में है, दूसरा केस है जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो मोशन में, ये रोप है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो ए एक्सेलरेशन से। और एक केस लेते हैं व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउन, ठीक है, इस केस में ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। मतलब पहला केस क्या है, एट रेस्ट, एट रेस्ट, पहला केस। दूसरा केस कह रहा है अपवर्ड मोशन में है, अपवर्ड मोशन, और ये है डाउनवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड मोशन। लिफ्ट का एक्चुअल, सॉरी, ये बॉडी का एक्चुअल वेट जो है mg, और वेट हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्चुअल वेट है mg, मास m है, तो इसका वेट क्या होगा, mg ही होगा। तीनों का वेट, वेट तो एक्चुअल वेट तो वही है, mg है, लेकिन यहां पर जो है, तो जो जैसे हम लोग सरफेस के ऊपर खड़े हैं, तो ग्राउंड के ऊपर क्या दे रहे हैं हम लोग, एक्शन दे रहे हैं, और ग्राउंड क्या लगा रहा है, रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल है, यही कारण कि हम लोग क्या चीज में खड़े हैं, रेस्ट में। जैसे रिएक्शन ज्यादा होना शुरू हुआ तो बॉडी ऊपर जाएगी, ठीक है, वेट ज्यादा होगा तो नीचे जाएगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स, वेट भी क्या है, फोर्स ही तो है, नहीं। तो तीनों केस में हमें कंसिडर करना है। तो मान लेते हैं कि लेट m जो है, हमने जो लिया है मास ऑफ बॉडी है, m क्या है, मास ऑफ बॉडी। तो इसका एक्चुअल वेट कितना हो गया,
इस बॉडी का एक्चुअल वेट हो गया क्या चीज, एम। अच्छा अब देखो फर्स्ट केस में इसका रिएक्शन हम लोग मान लिया है आर है, इसका रिएक्शन को ले लेते हैं आर डैश और इसके रिएक्शन को ले लेते हैं आर डबल डैश। ठीक है, तो फर्स्ट केस कौन सा लिया है हमने कि एट रेस्ट में है, एट तो रेस्ट में होने का मतलब यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। रेस्ट में होने का मतलब है एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तब यहां पर एट रेस्ट फर्स्ट केस में जब व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट हो, तो नेट फोर्स अगर निकालें, क्या निकालते हैं, नेट फोर्स। तो यहां पर तो नेट फोर्स क्या लेते हैं, अगर यहां तो हालांकि दोनों इक्वल ही है, क्या है, इक्वल है, ऐसे निकालते हैं नेट फोर्स। जो फोर्स ज्यादा होता है उसमें से छोटे फोर्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहां तो ना आर, क्योंकि मास एक्सेलरेशन जीरो हो गया, फिर भी हम लोग लिखते हैं, देखना इसको, आर माइनस एम जी, क्या लिखते हैं। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। तो एक्सेलरेशन तो यहां पर क्या बताए, जब बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले केस में आर जो है किसके बराबर हो गया, एम जी के इक्वल। फर्स्ट केस में आर जो है मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन, अगर उसको हम मानते हैं अपरेंट वेट, क्या मानते हैं, तो इसका मतलब इस केस में अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। कब, जब लिफ्ट रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो लिफ्ट में रहे चाहे बाहर रहे एक ही बात है। मीन्स इस केस में जो आया कि जो एक्चुअल वेट जो हो गया, एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट क्या हो गया, इक्वल। अपरेंट वेट मतलब यहां पर वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहला केस है। ये केस कौन सा हुआ, जब लिफ्ट रेस्ट में है। अब दूसरा केस निकाल रहे हैं। दूसरा केस हमने क्या लिया था, जब ऊपर जा रहे, व्हेन लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट मूविंग कहां, अपवर्ड। तो जब अपवर्ड जा रही है, यहां पर तो था भाई कि जब एक्सेलरेशन जीरो था, यहां तो एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर, तो कौन ज्यादा है, आर डैश ज्यादा है कि एम जी ज्यादा है, आर डैश ज्यादा। बाई द वे अभी तक ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, तो इसका मतलब जितना इसका एक्शन है उतना ही। अब इसको हम लोग उठाते हैं, इसको मतलब ऊपर का फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तभी तो ऊपर जा रही है, हैं? अगर ये सरफेस कोलैप्स कर जाए तो ये बॉडी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है,
तो इसका मतलब इस केस में आर डैश ज्यादा है किससे, अपवर्ड हो जाता भी तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो यहां जब नेट फोर्स निकालोगे तो क्या होगा, देखना नेट फोर्स जो हो जाएगा आर डैश माइनस एम जी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू, बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन क्या है, a है, तो r डैश माइनस एम जी। तो r डैश कितना हो गया, मतलब यहाँ हो गया एम ए प्लस माइनस को इधर ला एम जी इक्वल टू r डैश, मतलब r डैश जो हुआ m कॉमन लेकर के हो गया a प्लस जी। कहने का मतलब जब ऊपर आप जाते हैं तो जिस समय लिफ्ट ऊपर मूव कर रही हो तो आपका वेट जो है एक्चुअल वेट से थोड़ा ज्यादा अपियर होगा, हो गया ना, देखना एम जी तो आपका एक्चुअल वेट है ही प्लस एम ए, तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, अभी मैंने क्या कहा, जितना फास्ट मूव करेगा, ठीक है, जितना ज्यादा फास्ट मूव उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपको लगेगा कि हमारा वेट जो है एक्चुअली क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। होता नहीं है ये, ऐसा क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, इसी को कहते हैं हम लोग अपेरेंट वेट। तो ऊपर जाने के लिए क्या लगा देंगे, एम ए प्लस जी। तो यहां पर क्या हो गया, यहां जो हो गया आपका कि अपेरेंट वेट जो हो जाएगा क्या चीज, मोर देन, इसमें हो गया अपेरेंट वेट इज ज्यादा हो जाएगा, मोर देन एक्चुअल, अपेरेंट वेट इज मोर देन एक्चुअल। अब तीसरा केस लेते हैं, थर्ड केस, जब कहा क्या है, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, जब नीचे जा रही हो, तो इस केस में बताओ आर डबल ज्यादा है कि एमजी ज्यादा है, एमजी ज्यादा होगा। अब नीचे आ रही तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर और नीचे बराबर हो गया तब तो क्या चीज में, रेस्ट में है। तो यहां पर लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो, एम जी माइनस आर डबल डैश। तो नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम जी आर डबल डैश, तो आर डबल डैश जो हो गया एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन ले लिए तो हो गया जी माइनस ए। ऊपर जाने में क्या आ गया था, जी प्लस ए, ऊपर जाने में जी प्लस ए, और यहां पर जी माइनस ए हो गया। तो मतलब आर डबल डैश जो हो गया दैट इज कि अपेरेंट वेट जो हो गया, अपेरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, apparent weight is less than actual weight। ठीक है, तो ये तो तीन केस हो गया कि जब रेस्ट में है, अपवर्ड मोशन में है और डाउनवर्ड मोशन में है, और एक ऐसा केस आए कि लिफ्ट मोशन में है और रोप टूट जाए, बीच में ही रोप क्या हो जाए, जिसको कहते हैं मैकेनिज्म फेल हो गया, मैकेनिज्म फेल हो जाए। तो
नेक्स्ट केस क्या करवा रहे हैं कि व्हेन मैकेनिज्म ऑफ लिफ्ट क्या हो जाए फेल। तो जैसे ही फेल हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, गिरना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और इसको फ्री फॉल का केस देते हैं, फ्री फॉल, फ्री फॉल का केस देते हैं। तो फ्री फॉल का केस में क्या हो जाता है, ए जो हो जाएगा जी के, जैसे अभी देखो ये हाथ में है ना, आप इसको आप छोड़ देते हैं तो जो गिरती है ना तो बॉडी, उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है 9.8, इसको कहते हैं फ्री फॉलिंग। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन 9.8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब ए इज इक्वल टू जी तो अल्टीमेटली तो डाउनवर्ड का ही केस हो जाएगा। तो डाउनवर्ड वाला क्या हो जाएगा, आर, यहां पर जब निकालोगे अपेरेंट वेट क्या होगा उस समय, अपेरेंट वेट इस समय जो होगा आर डबल डैश जो हो गया एम जी माइनस ए, क्योंकि अल्टीमेटली तो फ्री फॉल नीचे ही गिरेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और यहाँ बताए ए और जी क्या हो जाता है, जीरो, सॉरी ए और जी क्या हो इक्वल हो गया, तब वेट कितना हो जाता है ना, एम, एक जगह अभी जी दे दिए तो कितना हो गया, जीरो हो गया। इस केस को हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस, क्या कहते हैं, वेटलेस। जब कोई बॉडी ऊपर से फ्री फॉल गिरना शुरू हो जाता है उसमें बॉडी की वेट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, जब तक आपके हाथ में तब तक इसका बॉडी का तो वेट है, क्योंकि अर्थ इसको पुल करना चाहिए, लेकिन आप क्या किए, इसको होल्ड किए हुए हैं। तो जिस फोर्स से पुल कर उतने ही फोर्स आप लगा रहे हैं तभी तो रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही छोड़ दोगे तो अर्थ ही ओनली इस पर फोर्स लगाएगा। तो उसको आप लोग कहते थे क्या, क्योंकि जो प्रोड्यूस हो गया उसमें एक्सेलरेशन किसके कारण हुआ, अर्थ के फोर्स के कारण हुआ। तो ए और जी क्या हो जाता उस समय, इक्वल हो गया। तो इसलिए वेट बॉडी का क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग वेटलेसनेस। ठीक है, नोट कर लिया। इक्विलिब्रियम फोर्स तो बताए तक नहीं बताए पीछे। तो नेक्स्ट टॉपिक है, लिखो इक्विलिब्रियम फोर्सेस, या इसी को कहते हैं पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फोर्सेस, या पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, एक ही बात, पार्टिकल इन, कहता है अगर किसी बॉडी के ऊपर इफ नेट फोर्स acting on a body, acting on a body is equal to जीरो। अगर किसी बॉडी के ऊपर जितने फोर्स लग रहा है सबका नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब कहते हैं देन बॉडी इज said to be in equilibrium। जैसे देखो, अगर जैसे ये बॉडी है,
इधर से भी लग रहा है F1 जो लग रहा है आपका 5 न्यूटन इस तरफ, और इस इधर F2 भी लग रहा है इस पर 5 न्यूटन। ठीक है ना। तो कहता है नेट फोर्सेस जो है इस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब जब दोनों को ऐड करें तो कितना रिजल्ट आना चाहिए, 0। तब देखो, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि F1 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस F2, दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है ना। और नेट फोर्स कहता है F1 प्लस F2 क्या होना चाहिए। अब F1 देखो और F1 और F2 की जब माइनस F1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो मतलब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तब तो फोर्सेस क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ये दो पार्टिकल के लिए और दो फोर्सेस के लिए। अगर 3 फोर्सेस है, जैसे एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, नेचुरली है, तो क्या है, जो हमने कहा था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस, तो इक्विलिब्रियम फोर्स का मतलब हुआ बैलेंस तो हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया, जितना इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लग रहा है, इसलिए बॉडी अपने पोजीशन में है, पोजीशन चेंज नहीं करेगी। अब कहता है अगर 3 पार्टिकल लग रहा है, 3 फोर्सेस लगा, 3 फोर्सेस लग रहा है, कहता है इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, और तीनों फोर्सेस सपोज दैट, देखना एक इधर फोर्स लग रहा है, सपोज दैट फोर्स एक इधर है F1 लग रहा है, ठीक है। दूसरा फोर्स है, तो मान ली किधर लग रहा है, F2 लग रहा है, ठीक है। और तीसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तीसरा फोर्स F3 लग रहा है। तो इस पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों फोर्स से, फोर्स F1 और फोर्स F2, तो फोर्स F1 से बनाते हैं पैरेललोग्राम, देखना और इसके पैरेलल ये हो जाएगा, हमने पैरेललोग्राम बना, ये F1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा, और ये F2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, F2। पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है ना। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल, यही होता है ना। चलो फिर से डायग्राम बना, ये फोर्स ये है आपका F1, ठीक है। सपोज दैट ये दूसरा फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है F2, क्या है F2, और ये जो है आपका तीसरा फोर्स है। तो क्या बताए, यहाँ देखो F1 के पैरेलल में, ये जो F1 है ना, F1 के पैरेलल ये बनाया, ये हो गया F1 आपका, इसके पैरेलल ये बना, और F2 इसके पैरेलल ये बना दिया हमने, पैरेललोग्राम हो गया, ये हो गया आपका
ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या चीज, F2 हो गया। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से मान लिया ये था, एक फोर्स था O, ये है A, ये है B और ये है C। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से देखना, इसमें जब जाते हैं OA और ये ऐसे हो गया ना F2, तो इसका डायगोनल जो होता है वही क्या होता है, तो ये रिजल्टेंट हो गया ना। किसका रिजल्टेंट हुआ, F1 और F2 का, F1 और F2 का। तो जैसे हमने कहा थ्री फोर्सेस सेलेक्ट F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग एट एनी इंस्टेंट ऑन पार्टिकल O पार्टिकल पर लग रहा है, shown in the figure, shown in। तो हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम। क्या बनाए, पैरेललोग्राम। ओ ए, इसको डी दे दो, ओ ए डी डी, हमने पैरेललोग्राम बना दिया। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ए डी में बताओ क्या होगा, F1 प्लस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा ना। F1 F2 किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। अब दिया हुआ है बट R जो है -F3 के बराबर होगा, तो R और F3 एक दूसरे का अपोजिट में है ना, नहीं, R और F3 एक दूसरे क्या है, तो R की जगह पर हमने लिख दिया -F3। तब कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस 3, कितना आ गया, नेट फोर्स 0 आ गया। इसलिए तीनों की नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो कहलाता है तीनों फोर्स क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम। अब इस पर आपके क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो इक्विलिब्रियम फोर्स से जो क्वेश्चन कि एक बॉडी जो है, सपोज दैट, है ना, अ बॉडी इज हंग, एक स्ट्रिंग से जिसका मास है मान लिया 6 kg, कितना मास है इसका, 6 kg जो है, एक स्ट्रिंग से क्या कर दिया गया, उसको हैंग कर दिया, और ऊपर क्या कि मान लिया सीलिंग से ऊपर से क्या है, अटैच्ड है। अब कहता है
कि यहां पर यहां से सपोज 50 न्यूटन का फोर्स लगा, जैसे है ये हैंग किया हुआ है, मान लिया ये बैग है, देखो है ना, सपोज दैट ये बैग है, ऐसा हैंग है ना पूरा रास्ता, इसको थोड़ा बड़ा करना, निकालना है इसको। अब यहां पर सेंटर में हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मान लिया 50 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन, बस बस जैसे देखो ये हैंग्ड है ना, ऐसे हैंग्ड है। अब हमने बीच में यहाँ देखो फोर्स लगा रहा है बीच में, तो देखो कैसे, ऐसे हो गया, तो बीच में फोर्स लगाते हैं, तो था तो स्ट्रेट, तब फोर्स जब लगाए तो ये रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा देखना, लेकिन अपर पार्ट थोड़ा क्या हो जाएगा देखना, अपर पार्ट देखना, ये तो स्ट्रेट ही रहा, अपर पार्ट हो गया। कहने मतलब जब आपने फोर्स लगाया तो ये किस पोजीशन में आ जाएगा देखना, ये जो था ना ये वाला पार्ट ऐसे आ गया, और लोअर वाला पार्ट जो है वो तो नीचे, क्योंकि वेट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पर जो आपने फोर्स लगाया था, यहाँ जो फोर्स लगाया था, कितना फोर्स लगाया आपने, 50 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि बताओ कि जो पहले नॉर्मल के साथ ये जो है ना, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला ऐसे था ना, ये कितने एंगल से डिस्प्लेस हो, एक्चुअल जो स्प्रिंग था 50 न्यूटन फोर्स हमने मिडल में लगाया, तो कितने एंगल से वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। क्वेश्चन इसमें रहेगा कि फाइंड द एंगल, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, मेड बाई स्प्रिंग विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एकदम था ना उसके साथ कितने का एंगल बना रहा है इसके साथ, ये पॉइंट पर हमने लगाया था यहाँ पर फोर्स, तो ये पॉइंट ये हो गया, तो इसका मास है एम, तो इसका वेट तो बताया था, वेट कहाँ लगेगा, नीचे क्यों लगेगा ना, तो एम जी हो गया, वेट कितना हो गया, मतलब एम कितना 6 और जी 10 ले लेते हैं, तो कितना हो गया 60 न्यूटन फोर्स हो गया। अब यहाँ जो लोड है तो इसमें टेंशन होगा ना, क्या होगा, थ्रेड में टेंशन होगा ना, अगर लोड नहीं दे तो स्लैक रहेगा, थ्रेड में जैसे लोड देते हैं तो वेट के कारण उसमें क्या किया जाता है, टेंशन, टेंशन भी एक क्या है, फोर्स है, और वो किसके इक्वल होता है, जितना उसका वेट होता है। तब देखो कि ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो जैसे ये एक्शन हुआ, नीचे क्या हुआ, एक्शन है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना रिएक्शन ना, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही हो जाएगा ना, है? तब देखो, तब ये टेंशन का दो कंपोनेंट्स हो जाएगा कि जब कोई वेक्टर जो है किसी एंगल पर इंक्लाइंड होता है, कोई वेक्टर तो ये एंगल है, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। मान लिया कोई फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या चीज लेते थे, याद है, और वर्टिकल कंपोनेंट्स साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस थीटा में लेते हैं, और वर्टिकल, तो टी का ये देखो एंगल के साथ, एंगल के साथ जो होता है वो कौन सा होता है, टी के साथ होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, सॉरी एंगल के साथ जो होता है वो कॉस थीटा, तो ये एंगल बना है ना आपका, तो टी का ले रहा है तो ये वाला कंपोनेंट्स कितना हो गया, टी
कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट इधर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टी हो गया ना, जैसे बताया था ना यहाँ पर एफ कॉस थीटा। और अब इक्विलिब्रियम में है, क्या है, जाकर रेस्ट में आ गया ना, तो इक्विलिब्रियम में होने के कारण क्या हो जाएगा, देखो इन इक्विलिब्रियम में जब है तो टी साइन थीटा जो हो गया किसके बराबर, 50 न्यूटन। टी साइन थीटा किसके अपोजिट हो गया, और ऊपर टी कॉस थीटा नीचे किसके इक्वल हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो गया 60 न्यूटन। अब ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एंगल ही तो निकालना है ना, दोनों को क्या कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग। जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखना, टी साइन थीटा बाई टी इज इक्वल टू 50 बाई, कट गया, टी से टी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना हो गया, 5/6 लगभग हो जाएगा 0.8 48 2 0.83 करीब आ जाएगा ना। तो टेन थीटा की वैल्यू जो आ गया कितना आ गया, 5/6 पर भी छोड़ सकते हो, 0. एग्जैक्ट तो निकाल नहीं सकता, एग्जैक्ट तो टेबल देखना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको करने के लिए, ठीक है, देता हूं ये क्वेश्चन करने के लिए, देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन में लिखो फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन T1 and T2, find tension T1 and T2 in given string shown in the figure। shown in the, दो फिगर में बना रहा हूं, ये सीलिंग है, ठीक है। अब इस सीलिंग से एक बॉडी है, देखना, जिसका मास है, सपोज दैट m है इसका 10 kg, कितना है, और कनेक्टेड कैसे, देखो इधर, यहां से बांधा हुआ है, मतलब दो स्ट्रिंग से ये हैंग किया हुआ, दो स्ट्रिंग, ठीक है। ये है मान लिया T1 और ये है T2, ये बना रहा है यहां से 30 डिग्री का एंगल, कितना एंगल बना रहा है, और ये जो बना रहा है मान लिया 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस केस में निकालना T1 और T2 की निकालना है वैल्यू, कैसे निकालना, क्वेश्चन है, फाइंड T1 and T2 in given फिगर। इस गिवन फिगर में T1 और T2 मतलब एक बॉडी दो स्ट्रिंग से सीलिंग से बंधा हुआ, दो स्ट्रिंग। अब उस केस में जो स्ट्रिंग के अंदर, जो थ्रेड के अंदर, जो रोप के अंदर जो टेंशन है वो निकालना है।
कैसे निकालोगे? अभी जो जस्ट तो पढ़ाए थे कुछ। देखो वही चीज होगा। पहले तो बॉडी है, मास है, तो इसका वेट तो नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा ना। टेंशन आएगा किसके कारण? वो जो टेंशन था एक ही थ्रेड पर गया था, अब वो टेंशन दो से बांध दिया गया, तो टेंशन क्या हुआ? डिवाइड हो गया। तो यहाँ एम कितना है? 10, और जी कितना हो गया? 100 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? अब देखो, तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, इसका रिएक्शन ऊपर होगा ना। इस पॉइंट पर रिएक्शन ऊपर होगा, इस पॉइंट पर रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर ही होगा। एक्शन नीचे है, रिएक्शन। तो देखो, तो ये टेंशन है, तो टेंशन में दो होगा, जैसे ये एंगल 60 डिग्री, तो दो कंपोनेंट्स होगा ना भाई। तो एक इधर आएगा, आएगा ना, और एक ऊपर जाएगा। उसी तरह से इस टेंशन का भी दो कंपोनेंट्स होगा ना, एक कंपोनेंट्स इधर आएगा और एक कंपोनेंट्स ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ये ऊपर गया। अब देखो, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये भी 60 डिग्री होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, 60 डिग्री होगा। ये कितना है? तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। अब T2 का बताया था, दो कंपोनेंट्स होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक एंगल के साथ cos थीटा। तो इसका कंपोनेंट्स हो गया T2 cos 60, और ऊपर हो जाएगा T2 sin 60। उसी तरह से इधर क्या, T1 cos 30, T1, और इधर T1, हाँ, T1 sin होगा ना, राइट। अब सब तो क्या है ना, इधर बॉडी जा रही है, सब इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में। तो इक्विलिब्रियम का केस लगाते हैं, एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का केस लगा, देखना इधर, T1 cos 30 किसके इक्वल? T1 cos 30 जो हो गया आपका T2 cos 60 के इक्वल। T1 cos 30 √3 अपॉन cos 60, ये 2 कट गया, नीचे नीचे कट गया ना। तो क्या आ गया? T2 इजिकल टू कितना आ गया? यही हुआ ना, T2 √3 T1, राइट। अब ये तो हुआ लेफ्ट साइड का, ऊपर भी लग रहा है। नाउ ऊपर और नीचे का इक्विलिब्रियम लगाना है, तो लेफ्ट राइट का हो गया। ऊपर कितना है? T1 sin 30, और ये भी तो ऊपर ही है, T2 sin 60 इज इक्वल टू, नीचे तो एक ही लग रहा है, mg के इक्वल। और mg कितना है?
आया ये समझ में? ऊपर तो दो दो हो गए, दो दो कंपोनेंट हो, सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, प्लस करते हैं। नेट का निकालने के लिए क्या प्लस हो जाए ना। अब T1 साइन 30, साइन 30 और T2 साइन 60 रूट 3 अपॉन इक्वल टू 100। अब तो T2 की वैल्यू आया हुआ है ना, आपको T1 और T2 निकालना है ना, तो यहाँ T2 की वैल्यू पुट कर दें तो कितना आ जाएगा बताना। T1/2 प्लस T2 की जगह पर कितना पुट कर दें, ये T2 की जगह रूट 3 T1 और ये है रूट 3/2 हो गया इजिकल टू 100, इजिकल टू 100। तब देखना सॉल्व करो इसको। T1/2 T1/2, अब देखो रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3T1 प्लस है ना ये क्या है, तो 3T1/2 इज इक्वल टू 100। तो देखना यहाँ पर कितना हो जाएगा, T1/2 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा 1 + 3, T1/2 1 + 3 बच गया ना, इज इक्वल टू 100। तो T1 कितना आ गया, अरे 4T1 आ गया ना, 4T1/2 इज इक्वल टू 100 कट गया, तो T1 कितना हो गया 100/2 दैट इज ठीक है। ये T1 की वैल्यू आ गया और T2 आया हुआ है कितना आपका, देन T2 जो आया है T2 इज इक्वल टू कितना रूट 3T1, तो रूट 3 इंटू 50, T1 की वैल्यू 50 है ना, तो कितना हो गया 50, मतलब T2 जो हो गया आपका 50√3। अब देखो दोनों स्ट्रिंग से एक ही बॉडी अटैच्ड है, नहीं दोनों स्ट्रिंग से एक ही बॉडी अटैच्ड है, लेकिन दोनों थ्रेड में टेंशन क्या हुआ अलग अलग हुआ। क्यों अलग अलग हुआ, क्योंकि एंगल दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो चालाक होता है ना, कभी दो एक बॉडी को लेके जाना होता है ना, हाथ पकड़ के तुम भी उधर चलो, सब्जी लाने जाती है ना सब, आंटी लाने जाती है ना सब्जी सब, तो क्या करती है अपने सहेली एक हाथ में ये एक बड़ा बैग ले करके और एक हाथ में, अब समझो कि जो थोड़ा लंबी है और एक छोटी है, हाइट में छोटी है, दोनों पर इक्वल फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, दोनों पर जो छोटा होगा ना उस पर ज्यादा जाएगा फोर्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का एंगल जो बन रहा है वो क्या हो गया डिफरेंट हो गया। नोट कर, तो इस तरह के क्वेश्चन आपका है, आप देखना एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप अपने आप करके लाना है एनसीईआरटी में। हाँ एनसीईआरटी में आपका देखो क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया, पहले नोट करो सब। एनसीईआरटी के एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जांपल में, और पीछे चलना दिखाना। हाँ देखो ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, इसलिए एक और एग्जांपल अपने तरफ से करवा दिया हूं। मतलब ये देखना है कि एंगल कितना बना रहा है और कंपोनेंट्स लेना है उसका, क्या लेना है कंपोनेंट्स निकाल करके T1 और T2 की वैल्यू पुट करना। इसके अगले क्लास में उस पर जो पहला टॉपिक करवाया था ना क्या था, अपरेंट वेट ऑफ बॉडी,
उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर करोगे तो करना जा करके, एक्सरसाइज में है क्वेश्चन उस पर दिया हुआ।